पहले साइंटिस्टों ने इसे मैग्नेटिक फोर्स का नाम दिया था, पर आइंस्टाइन के अनुसार ये तो बस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण हो रहा है। न्यूटन से पहले के समय में हम ये नहीं जानते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स लगने पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि अगर आप किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देखो तो आपको लगता है कि आपके चारों ओर की चीजें एक कर्व्ड पाथ में घूम रही है, जबकि उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही होती है। पर क्या आप जानते हैं कि न्यूटन का ये नियम हर जगह वैलिड नहीं है, और इन्हीं कमियों को देख के शायद आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप की होगी। हेलो दोस्तों, हम सभी के अंदर इस यूनिवर्स को जानने की जिज्ञासा होती है, और साइंस ने अपने इतिहास में इन जिज्ञासाओं को भरने का काम किया है। परंतु ये यूनिवर्स हमें निरंतर ये भी याद दिलाता रहा है कि जब भी हमने किसी चीज को पूरी तरह से जान लिया है, अगले ही पड़ाव पे आते हुए हमें लगता है कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए, न्यूटन से पहले के समय में हम ये नहीं जानते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स लगने पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। पर जब न्यूटन ने इस पर अपना गति का दूसरा नियम दिया तो उसने इस बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स को वस्तु पे होने वाले रिएक्शन यानी एक्सेलरेशन और उसके मास से जोड़ दिया। और उसके बाद के समय में सब सोचने लगे कि हमने इस यूनिवर्स के काम करने के तरीकों को समझ लिया है, क्योंकि अब एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव को हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर पा रहे थे। पर क्या आप जानते हैं कि न्यूटन का ये नियम हर जगह वैलिड नहीं है। ये केवल तभी सही रिजल्ट दे पाता है अगर देखने वाला ऑब्जर्वर स्थिर यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। यदि वो स्थिर के बजाय किसी चलती फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा तो ये सभी नियम विफल हो जाते हैं। और यही कारण था जिसकी वजह से क्लासिकल फिजिक्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे फिनोमेनास को अपने अंदर जोड़ना पड़ा। इस फोर्स के ओरिजिन की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये केवल घूमते फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से ऐड की गई है। क्योंकि अगर आप किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देखो तो आपको लगता है कि आपके चारों ओर की चीजें एक कर्व्ड पाथ में घूम रही है, जबकि उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही होती है। ये उनका कर्व में घूमता दिखाई देना आपकी अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण है, क्योंकि आप खुद घूम रहे हो। और हमारी मोशन की अंडरस्टैंडिंग इंट्यूटिवली हमारे अनुभवों से बनी होती है, जिसमें हर एक वस्तु तब तक सीधी मूव करेगी जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब ये न्यूटन के सिद्धांत स्ट्रेट लाइन मोशन का रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बिना किसी फोर्स के कारण डेविएट होते हुए दिखना डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इसमें जोड़ना पड़ा। तो इससे आपको ये तो आइडिया हो ही गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई ग्रेविटी की तरह फंडामेंटल फोर्स नहीं है, बल्कि ये ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चॉइस का नतीजा है। और इन्हीं कमियों को देख के शायद आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप की होगी। क्योंकि अगर आप सेंट्रल आइडिया देखें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो ये है कि भौतिकी के नियम हर एक ऑब्जर्वर के लिए सेम होंगे, वो चाहे किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस इवेंट को देख रहा होगा। तो चलिए जानते हैं देशी विज्ञान की इस वीडियो में कि उनकी इसी सोच के कारण क्यों वे मैग्नेटिज्म को एक फंडामेंटल फोर्स नहीं मानते थे। आइंस्टाइन के टाइम से पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को सेपरेट फिनोमेना माना जाता था। चार्जों के बीच की इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स गवर्न करती थी और मैग्नेट्स एंड मूविंग चार्ज की इंटरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स। फिर 19वीं सेंचुरी में मैक्सवेल की इक्वेशन ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉज को यूनिफॉर्म किया, और इन इक्वेशन ने बताया कि कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट के द्वारा पैदा होती है। पर जब आइंस्टाइन ने देखा कि मैक्सवेल की इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के साथ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सही नहीं बैठ रही है, तो उन्होंने इसे सॉल्व करने के लिए लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म में मॉडिफिकेशंस लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में की। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ नहीं, बस एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जो बताता है कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे मेजरमेंट्स और कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, जिसके लिए उन्होंने स्पेस और टाइम को नॉन एब्सोल्यूट बताया, जिसके हिसाब से अलग अलग ऑब्जर्वर स्पेस टाइम की मेजरमेंट अलग अलग रूप से मापेंगे, पर भौतिकी के नियम हमेशा सेम रहेंगे हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और इन रिलेटिविटी के प्रिंसिपल का यूज करके आइंस्टाइन ने दिखाया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बस दो पहलू हैं, ये एक दूसरे में भी बदल सकती है अगर किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए। चलिए इसे एक एनालॉजिकल एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को देखें
तो उसमें बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के कारण नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगी। और अगर हम इसमें करंट भी फ्लो करवाएं तब भी उसमें नेट डेंसिटी ऑफ चार्ज मोर ओवर सेम होने के कारण नेट फोर्स 0 ही होगी। पर फिर जब हम उसके साथ अगर एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाएं तो एक आउटवर्ड फोर्स महसूस करता है। पहले साइंटिस्टों ने इसे मैग्नेटिक फोर्स का नाम दिया था, पर आइंस्टाइन के अनुसार ये तो बस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण हो रहा है। अगर हम भी इस मूविंग चार्ज के साथ मूव करें तो हमें बस प्रोटॉन्स मूव करते दिखाई देंगे और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनके बीच का गैप कम होता दिखाई देगा और इलेक्ट्रॉन्स का गैप बढ़ेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक पॉजिटिव नेट फोर्स बनेगी जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होगी। इसकी वजह से अगर हम इस फिनोमेना को स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फोर्स लग रही है हमारे को, और अगर हम मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस चार्ज के साथ मूव करते हुए लगाएं तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह बिहेव करेगी। आई होप अब आप लोग जान गए होंगे कि आइंस्टाइन क्यों मैग्नेटिक फोर्स को फंडामेंटल फोर्स नहीं मानते थे। और ऐसी ही क्यूरियोसिटी से भरी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।